हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक में आपका स्वागत है। भाग 12 कैंप का आखिरी दिन। कैंप में हमारा आखिरी दिन आ पहुंचा। लड़ाई का मोर्चा नज़दीक आता जा रहा था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों के काफिले दूसरे कैंपों में भेजे जा रहे थे। कैंपों के अधिकारी, कापोस और रसोइये भी वहां से जा चुके थे। उस दिन आदेश दिया गया कि शाम को सूर्यास्त से पहले पूरा कैंप खाली हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ बचे हुए कैदियों, रोगियों, कुछ डॉक्टरों व कुछ सहायकों को भी वह स्थान खाली करना होगा। रात के समय पर कैंप में आग लगाई जाने वाली थी। दोपहर तक वे ट्रक नहीं आई जिनमें रोगियों को भरकर दूसरे कैंपों में भेजा जाना था। इसलिए कैंप के दरवाजे बंद कर दिए गए और कांटेदार तार की बाड़ों के पास भी चौकसी बढ़ा दी गई ताकि कोई वहां से बचकर निकल न सके। ऐसा लग रहा था कि बचे हुए बंदियों के भाग्य में यही लिखा था कि वे कैंप की आग में जलकर भस्म हो जाए। मैंने और मेरे दोस्त ने दूसरी बार वहां से निकलने की योजना बनाई। हमें आदेश दिया गया कि 3 आदमियों के शव कांटेदार तारों वाली बाड़ के बाहर दफना कराएं। कैंप में केवल हम दोनों ही इतने ताकतवर बचे थे जो ऐसा कोई काम पूरा कर सकते थे। बाकी लगभग सारे कैदी झोंपड़ियों में पड़े बुखार व बेहोशी के बीच करा रहे थे। हमने अपनी योजना तैयार की। पहली बार में हम मेरे दोस्त का झोला बाहर ले जाने वाले थे, जिसे कपड़े धोने के उस पुराने टब में छिपाया जा सकता था जो ताबूत का काम कर रहा था। जब हम दूसरा शव ले जाते तो उस समय मेरा झोला बाहर ले जाया जा सकता था। और फिर तीसरे दौर के साथ ही हमने भागने की योजना तैयार की थी। पहले 2 दौरे तो योजना के अनुसार ही रहे। जब हम वापस आए तो मैं इंतजार करने लगा और मेरा दोस्त डबल रोटी का कोई टुकड़ा तलाशने लगा ताकि हम आने वाले दिनों में जंगल में कुछ खा सकें। मैं इंतजार करता रहा। कुछ मिनट और बीत गए। जब वह वापस नहीं आया तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। 3 साल की कैद के बाद मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी आज़ादी की कल्पना कर रहा था कि लड़ाई के मोर्चे की ओर भागकर जाने का क्षण कितना शानदार होगा, लेकिन आखिरकार इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। जो ही मेरा दोस्त वापस आया, कैंप का प्रवेश द्वार खोल दिया गया। एक आलीशान एल्यूमीनियम रंग की कार धीरे धीरे चलते हुए परेड मैदान तक आई, जिस पर विशाल रेड क्रॉस पेंट किए गए थे। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस से एक प्रतिनिधि आया था और अब कैंप व उसके निवासी उसके अधीन थे। वह पास ही बने एक फार्म हाउस में ठहरा ताकि किसी भी आपातकाल के दौरान कैंप के निकट रह सके। अब भागने की किसे पड़ी थी। कार से दवाओं से भरे बक्से उतारे गए, सिगरेट बांटी गई और सबके उल्लास की सीमा न रही। अब हमें वहां से भागकर अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। अपने उल्लास के बीच हम तीसरे शव को तो भूल ही गए थे, इसलिए उसे बाहर ले गए और 3 शवों के लिए खोदी गई संकरी सी कब्र में उसे भी डाल दिया। हमारे साथ आने वाला पहरेदार थोड़ा दयालु किस्म का आदमी था। वह अचानक और नरम दिल हो उठा। उसे लगा कि शायद तख्ता पलट सकता है और उसे हमारी मदद की जरूरत पड़े, इसलिए वह भी हमारे साथ उन शवों पर मिट्टी डालने से पहले की जाने वाली प्रार्थना में शामिल हुआ। पिछले दिनों के तनाव और उत्तेजना के बाद वह मौत के साथ हुई हमारी रेस के बाद प्रार्थना के शब्दों में ऐसी गहराई थी जैसी कभी किसी मानवीय स्वर में नहीं रही होगी। इस तरह कैंप का आखिरी दिन आज़ादी के इंतजार में बीत गया, पर शायद हमने अपनी खुशी कुछ जल्दी ही मना ली थी। रेड क्रॉस के प्रतिनिधि ने हमें आश्वासन दिया कि एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और कैंप को अब खाली नहीं करवाया जाएगा, लेकिन उसी रात अधिकारी ट्रक लेकर आ गए और कैंप खाली करने को कहा। बाकी बचे हुए कैदियों को दूसरे कैंप में ले जाया जा रहा था, जहां से उन्हें 48 घंटों के अंदर स्विट्जरलैंड भेजा जाना था ताकि कुछ युद्धबंदियों के साथ उनकी अदला बदली की जा सके। हम उन अधिकारियों के रवैये को देखकर हैरान रह गए। वे बहुत ही दोस्ताना ढंग से पेश आ रहे थे और हमें निडर होकर ट्रकों में सवार होने के लिए कहा जा रहा था। उनका कहना था कि हमें इस अवसर के लिए अपनी किस्मत को धन्यवाद देना चाहिए। जिन बंदियों में थोड़ी बहुत जान थी वे तो स्वयं ही ट्रकों पर सवार हो गए। बाकी लोगों को बड़ी मुश्किल से कंधों पर सहारा देकर ट्रकों में चढ़ाया गया। अब मुझे और मेरे दोस्त को अपने झोले छिपाने की जरूरत नहीं थी। हम
आखिरी दल में खड़े थे, जिनमें से केवल 13 को आखिरी ट्रिप में भेजने के लिए चुना जाना था। बड़े डॉक्टर ने लोगों को गिना और वह हमें अपनी गिनती में शामिल करना भूल गया। उन 13 को भेज दिया गया और हम दोनों वहीं रह गए। हम बहुत ही हैरान, परेशान और नाराज थे। हमने बड़े डॉक्टर से शिकायत की तो उसने अपनी सफाई देते हुए कहा कि वह इतना पस्त हो गया था कि उसके मन से हमारा ख्याल ही उतर गया। उसने कहा कि उसे लगा कि हम अब भी भागने की मंशा रखते हैं। हम अधीर भाव से वहीं बैठ गए। बचे हुए कैदी अपने पेट पर झोले लादे किसी आखिरी ट्रक के आने का इंतजार कर रहे थे। हमें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। आखिरकार पिछले कुछ घंटों की उत्तेजना व थकान, जिस दौरान हम निरंतर आशा और निराशा के बीच जूझते रहे थे, की वजह से हम निडाल हो गए और अपने सामान व जूतों सहित चौकीदारों के कमरे में पड़े गद्दे पर ही लुढ़क गए। बंदूकों व तोपों के शोर से हमारी आंख खुली। कमरे में बंदूकों के धमाकों की रोशनियां आ रही थी। बड़ा डॉक्टर भागते हुए कमरे में आया और हमें वहीं छिपने का आदेश दिया। एक कैदी मेरे पास पड़े पलंग से सीधा जूतों समेत मेरे पेट पर कूदा और मेरी नींद की पूरी तरह से खुल गई। इसके बाद समझ में आया कि आखिर हो क्या रहा था। लड़ाई का मोर्चा हम तक आ पहुंचा था। आखिरकार गोलीबारी थमी और सुबह हो गई। कैंप के बाहर एक खंभे पर सफेद झंडा लहरा रहा था। कुदरत का एक और खेल। हमें कई सप्ताह बाद पता चला कि आखिरी घंटों में भी कैंप में बचे हुए कैदियों के साथ किस्मत का खेल चल रहा था। हमें एहसास हुआ कि जिंदगी और मौत के मामले में मनुष्य के अपने निर्णय कितने अनिश्चित हो सकते हैं। मुझे कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो हमारे कैंप के निकट के एक छोटे कैंप की थी। हमारे जिन दोस्तों ने सोचा था कि वे उस रात ट्रकों में भरकर अपनी आज़ादी की ओर जा रहे थे, उन्हें उस कैंप में ले जाकर झोंपड़ियों में बंद कर दिया गया और जिंदा जलाकर मार दिया गया। तस्वीरों में उनके अजले शव पहचाने जा सकते थे, जिसे हम कैंप का आखिरी दिन समझ रहे थे। दरअसल वह एक चाल थी। कुदरत अभी भी हमारी परीक्षा ले रही थी। बंदियों की उदासीनता सिर्फ उनके लिए बचाव तंत्र की भूमिका नहीं निभा रही थी, बल्कि ये अन्य कई कारकों का भी नतीजा था। इसमें भूख और नींद की कमी ने भी अपना योगदान दिया था, जैसा कि वे सामान्य जीवन में करते हैं। कैदियों की निरंतर बनी रहने वाली खींच भी उनके मानसिक संघर्ष का परिचय देती थी। साफ सफाई की कमी के कारण क्षमता से अधिक भरी हुई झोंपड़ियों में कई तरह के कीड़े मकोड़े पनप गए थे, जिनके कारण आंशिक तौर पर नींद प्रभावित होती थी। हमें वहाँ कभी निकोटीन और कैफीन नहीं मिली और शायद यही दोनों बातें हमारी चिड़चिड़े बर्ताव और उदासीनता को बढ़ावा दे रही थी। बंदियों का हीनता बोध। इन सभी शारीरिक कारणों के अलावा कुछ मानसिक कारण भी थे। अधिकतर बंदी हीनता बोध से ग्रस्त थे। हम सभी ने कभी न कभी अपने कुछ होने की कल्पना की थी। अब हमारे साथ इस तरह पेश आया जाता था मानो हमारा कोई अस्तित्व या पहचान ही न हो। निजी आंतरिक मूल्यों की चेतना अधिक उन्नत व आध्यात्मिक वस्तुओं से जुड़ी रहती है, जिसे किसी भी यातना शिविर का जीवन हिला नहीं सकता। लेकिन कैदियों को छोड़ भी दें तो ऐसे कितने स्वतंत्र लोग होंगे जिनकी चेतना ऐसी होगी। इस बारे में सजग भाव से सोच विचार किए बिना ही हर अवसर बंदी यही सोचता कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है। जब कोई कैंप के इस समाज शास्त्रीय ढांचे के कारण उभरे विरोधाभासों को देखता तो यह बात साफ तौर पर दिखाई देती। अधिक विशिष्ट बंदी, कापोस, रसोइये, स्टोर कीपर, पुलिस अधिकारी खुद को दूसरे बंदियों की तुलना में किसी भी तरह नीचा नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें तो लगता था कि उन्हें पदोन्नति दी गई है। उनमें से तो कईयों ने खुद को दूसरों से महान और बड़ा मानना भी शुरू कर दिया था। इस विशेष पक्ष के प्रति लोगों की जलन और बड़बड़ाहट अक्सर चुटकुलों में सामने आती। मिसाल के लिए मैंने एक बार दो बंदियों को किसी अधिकारी के बारे में बातचीत करते सुना। वे कह रहे थे, जरा कल्पना करो, मैं इस आदमी को तब से जानता हूँ जब वह एक बड़े बैंक का प्रेसिडेंट बनता। क्या यह किस्मत का खेल नहीं है कि अब वह दुनिया में इतना आगे निकल आया है। जब कभी अपमानित दलों और तरक्की पाने वाले दलों के बीच संघर्ष की नौबत आती, ऐसे मौके बार बार सामने आते रहते थे, जो कि भोजन के बंटवारे के साथ ही शुरू हो जाते, तो इसके नतीजे बहुत विस्फोटक होते, जिससे ऐसे मानसिक तनाव के समय चिड़चिड़ापन,
जिसके शारीरिक लक्षणों के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, और भी गहरा हो जाता। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अक्सर इस तनाव का अंत एक लड़ाई के रूप में होता। बंदी हमेशा अपने आसपास मारपीट का माहौल देखते, इसलिए उनके बर्ताव में भी एक तरह की हिंसा पनपने लगती। मैंने खुद भी पाया कि भूख और थकान के मारे गुस्सा आते ही मेरी मुठ्ठियां भींच जाती। मैं अक्सर बहुत थका हुआ रहता। हम टाइफस रोगियों की झोपड़ियों में थे, इसलिए हमें सारी रात चूल्हा जलाकर रखना होता था। हालांकि जब आधी रात को लोग बेहोशी या नींद के बीच होते, तो मैं वहां चूल्हे के सामने बैठकर बहुत शांति से अपना समय बिताता था। मैं उस चूल्हे के सामने लेटकर कमर सीधी कर सकता था और चुराए गए कोयले पर अपने लिए कुछ चुराए हुए आलू भून सकता था। पर ऐसा करने के बाद अगले दिन मैं खुद को और भी पस्त, असंवेदनशील व चिड़चिड़ा महसूस करता। कैंप की सफाई का जिम्मा। जब मैं टाइफस ब्लॉक में एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था, उस दौरान मुझे एक रोगी सीनियर ब्लॉक वार्डन का काम भी संभालना पड़ा। इस तरह मेरे सिर पर कैंप की साफ सफाई, अगर आप ऐसी किसी अवस्था को साफ कह सकें तो, का जिम्मा भी आ गया। झोपड़ी में अक्सर निरीक्षण का दिखावा होता, जो कि हमारे लिए साफ सफाई रखने से ज्यादा सताने का कारण था। बेशक अधिक भोजन और दवाओं से लाभ हो सकता था, लेकिन निरीक्षकों को तो केवल यही देखना होता था कि कहीं बरामदे में कोई तिनका तो नहीं गिरा हुआ, या रोगियों के गंदे, फटे हाल व कीड़ों से भरे कंबल उनके पैरों के पास ढाक कर रखे गए हैं या नहीं। उन्हें बंदियों की दशा से कुछ लेना देना नहीं था। अगर मैं पूरी मुस्तैदी के साथ रिपोर्ट करता, अपने सिर की टोपी को खिसकाकर एड़ियां फटकारते हुए चिल्लाता, झोंपड़ी संख्या 6, 52, 52 रोगी, 2 सहायक व 1 डॉक्टर, तो वे संतुष्ट होकर वहां से चले जाते। लेकिन उनके आने तक मेरी बेचैनी बनी रहती। मुझे रोगियों के कंबल सीधे रखने पड़ते, छतों से गिर रहे तिनके सहेजने पड़ते और अपने बिस्तरों में तड़पते हुए करवटें बदलते बेचारे रोगियों को बार बार धमकाना पड़ता कि वे मेरी झोपड़ी को साफ दिखाने की मेहनत पर पानी न फेरे। निरीक्षण के लिए आने वाले अधिकारी अपने तय समय पर आने के बजाय बहुत देर से आते या फिर आते ही नहीं थे। बुखार से ग्रस्त कुछ रोगियों की उदासीनता तो इतनी बढ़ जाती कि वे तब तक कोई जवाब नहीं देते जब तक उनसे चिल्लाकर बात न की जाए। कई बार जब ये तरीका भी कामयाब न होता तो उन पर हाथ उठाने की अपनी इच्छा को बरसक दबाना पड़ता। कई बार जब सामने वाला अपनी उदासीनता या बेपरवाही की हद कर दे तो आपका चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है, खास तौर पर जब उसके कारण कोई खतरा यानी निरीक्षक के आने का डर सिर पर मंडरा रहा हो। कुछ नए सवाल। किसी कैंप के बंदियों के मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि इंसान पर अपने माहौल का बहुत असर होता है। यहाँ शिविर जीवन के उस निराले ढांचे को माहौल कहा जा सकता है, जो कैदी को विवश कर देता है कि वह एक निश्चित तरीके के अनुसार ही आचरण करे। लेकिन मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए क्या कहा जाए? क्या किसी भी माहौल के लिए बनी प्रतिक्रिया और बर्ताव में कोई आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं होती? क्या यह सिद्धांत सच है कि मनुष्य अनेक सशर्त व पर्यावरणीय कारकों की उपज से अधिक कुछ है? नहीं है। भले ही वे जैविक हो या मनोवैज्ञानिक या फिर वे समाजशास्त्री प्रकृति के भी हो सकते हैं। क्या मनुष्य एक ऐसी उपज है जो दुर्घटनावश सामने आई है? इसमें भी खास बात यह है, क्या यातना शिविर के उस जीवन के बारे में कैदियों की प्रतिक्रियाएं ये साबित करती है कि मनुष्य अपने आसपास के माहौल के असर से अछूता नहीं रह सकता? क्या मनुष्य के पास ऐसे हालात में अपनी ओर से कुछ भी करने का चुनाव नहीं रह जाता? मनुष्य का चुनाव। हम अपने अनुभव तथा नियम के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। शिविर जीवन के अनुभव बताते हैं कि मनुष्य के पास यह चुनाव हमेशा होता है कि उसे क्या करना है। इसके लिए वहाँ के बहुत से ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जो साहसी प्रकृति के थे और ये सिद्ध करते थे कि मनुष्य अपने चिड़चिड़ेपन को दबा सकता है और अपनी उदासीनता से उबर सकता है। साथ ही इतने कठिन व मानसिक व शारीरिक तनाव के बीच भी अपनी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के अवशेषों व अपने मन की स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है। यातना शिविरों में अपना जीवन बिताने वाले लोग आज भी ऐसे लोगों को याद कर सकते हैं जो हमारी झोपड़ियों में घूम घूम कर
सबको दिलासा दिया करते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपना डबल रोटी का अंतिम टुकड़ा भी दे दिया करते थे। भले ही ऐसे लोगों की संख्या नामात्र ही क्यों न हो, लेकिन वे इस बात का पक्का सबूत थे कि एक मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है। मानवीय स्वतंत्रता से जुड़ी हर चीज छीनी जा सकती है, मगर उससे ये चुनाव करने की क्षमता नहीं छीनी जा सकती कि वह किन्हीं परिस्थितियों का सामना किस रवैये के साथ करेगा और अपने लिए कौन सा मार्ग चुनेगा। ऐसे चुनाव निरंतर सामने आते ही रहते थे। हर दिन हर घंटा हमारे लिए ऐसे अवसर पैदा करता था कि जिसमें हमें कोई न कोई फैसला करना होता था। एक ऐसा फैसला जो ये तय करता था कि आप उन शक्तियों के आगे हथियार डालेंगे या नहीं, जो आपसे, आपको और आपकी निजी आज़ादी को छीन लेना चाहती है। इससे ये तय होता था कि आप हालात के हाथों का खिलौना बनेंगे या नहीं, और अपनी मर्यादा व गरिमा को भुलाकर खुद को बंदियों के जीवन के लिए बने एक खास ढांचे में ढलने की इजाज़त देंगे या नहीं। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो यातना शिविर के निवासियों की प्रतिक्रियाएं हमें निश्चित शारीरिक व समाजशास्त्रीय दशाओं से अधिक लगती है। हालांकि नींद की कमी, भरपूर भोजन न मिलना और कई तरह के मानसिक संघर्ष कहते हैं कि बंदी एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने के लिए मजबूर थे, लेकिन अंतिम विश्लेषण में यह बात पूरी तरह से साफ होकर सामने आई है कि कोई बंदी किस तरह का इंसान बनेगा यह उसके आंतरिक फैसले का नतीजा होता है, और यह केवल शिविर जीवन के प्रभावों का ही नतीजा नहीं होता था। बुनियादी तौर पर कोई भी व्यक्ति ऐसे हालात में भी यह तय कर सकता था कि मानसिक व आध्यात्मिक तौर पर उसका क्या होगा। वह यातना शिविर में भी अपनी मानवीय गरिमा बनाए रख सकता था। दोस्तोवस्की ने एक बार कहा था, मुझे केवल एक ही बात से भय लगता है, मैं अपने कष्टों के योग्य नहीं हूँ। ये सब बार बार मेरे दिमाग में आते रहे जब मैं कैंप में उन शहीदों से परिचित हुआ जिनका आचरण, जिनका कष्ट व मृत्यु इस तथ्य के साक्षी रहे हैं कि भीतरी आज़ादी को कभी खोया नहीं जा सकता। ये कहा जा सकता है कि वे अपने कष्टों के योग्य थे। उन्होंने जिस प्रकार अपने कष्टों को सहन किया वह एक सच्ची बेहतरी उपलब्धि थी। जिस आध्यात्मिक आज़ादी को हमसे कोई नहीं छीन सकता, वही हमारे जीवन को सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है।